हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12th फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 11 चल रहा है, जिसमें आज हम दो महत्वपूर्ण प्रश्न पर बात करेंगे। एक तो क्वेश्चन आता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम की व्याख्या कीजिए। दूसरा प्रश्न देखने वाले बच्चों जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आइंस्टीन का समीकरण, प्रकाश विद्युत प्रभाव संबंधित आइंस्टीन ने क्या बताया था, इस पर हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं और आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि बच्चों प्रॉपर तैयारी के लिए आप लोगों के पास प्रॉपर नोट्स होना चाहिए, जो कि शिव सर के द्वारा मात्र 100 रुपए में आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। यदि कोई बच्चा चाहता है कि सर नोट्स लेना है तो कॉन्टेक्ट नंबर है 9685299149, मेरा पर्सनल नंबर है। यदि कोई बच्चा चाहता है नोट्स लेना है तो कॉन्टेक्ट कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं कहानी को बच्चों। सबसे पहले प्रकाश विद्युत प्रभाव आप लोगों को पता होना चाहिए। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, जैसा कि बच्चों आपके पास एक धातु है और इस धातु पर एक प्रकाश किरण आपतित हो रही है। इस तरीके से इस धातु की सतह पर बच्चों एक प्रकाश किरण आपतित हो रही है। प्रकाश किरण आपतित होने से इस धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर की ओर चलने लगता है बच्चों। ये परिघटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। यानी प्रकाश की किरण आ रही है, प्रकाश की किरण बच्चों आई है ना, एक निश्चित आवृत्ति की प्रकाश किरण और किसी धातु की सतह पर आपतित होती है। तो धातु का जो सतह है बच्चों, इसमें परमाणु पाए जाएंगे। आप सबको पता है कोई भी धातु है, परमाणु, उसमें छोटे छोटे कण परमाणु होते हैं और परमाणु बच्चों गोलाकार होता है, जिसका नाभिक धनावेशित होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। यही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऊर्जा प्राप्त करके क्या करता है बच्चों, ऊर्जा प्राप्त करता है। और जैसे ही इसकी ऊर्जा है ना बढ़ती है, गतिज ऊर्जा के मान में वृद्धि होती है, तो इलेक्ट्रॉन जो है अपने सतह को छोड़कर, परमाणु के बाह्यतम कोश को छोड़कर, धातु की सतह को छोड़कर बाहर निकलने लगता है बच्चों। ये परिघटना आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। कभी आप लोग यदि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की प्रक्रिया ना देखे हों तो मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। कभी लोहे की भट्ठी बच्चों, जिसमें लोहे को गर्म किया जाता है और फिर उसको हथौड़े से उससे औजार बनता है, तो कभी लोहे की भट्ठी में लोहे को निकालना तो आपको लौ नजर आएगा, एनर्जी जो बाहर निकलती है वो इलेक्ट्रॉन ही उसमें रहते हैं। तो उससे आपको आभास हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से निकलता है। तो हम यदि किसी धातु की सतह को गर्म भी करें तो भी उससे इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। पर बच्चों यदि प्रकाश किरण आपतित होती तो भी इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। तो इस प्रभाव की खोज सर्वप्रथम है ना हर्ट्ज ने किया, बाद में बच्चों लेनार्ड ने, मिल्कर ने, सब लोगों ने प्रयोग किया। इस परिघटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव। लेकिन प्यारे बच्चों जो मिल्कर का प्रयोग है और हाल्बach का प्रयोग है, लेनार्ड का प्रयोग है, इनके आधार पर इनको हम एक नियम के आधार पर व्याख्या करते हैं। जैसे ये आप लोगों ने लेनार्ड का प्रयोग पढ़ा होंगे बच्चों, कि लेनार्ड और आर मिल्कर ने है ना बढ़िया से एक नली ले लिया, क्वार्टज की एक नली ली और इसमें एक खिड़की लगा दी जहां से प्रकाश किरणें आपतित हो सके। और बच्चों इसमें है ना एक वाह स्रोत जोड़ दिया, वाह स्रोत जहां से जैसे हम प्लेटों के बीच में क्या है करंट फ्लो कर सके, एम्पियर लगा दे बच्चों। और यहां पर ए को इस तरीके से रखा कि इसके विभव को कम करके बढ़ा सकते हैं, मतलब कम भी कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और यहां से जैसे मान लीजिए परिपथ को पूर्ण करने के लिए यहां से प्रकाश किरणें आपतित कराई, तो यहां से धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगा और सी पर जाकर के है ना परिपथ को पूर्ण करने लगा। इससे पुष्टि हुआ कि भाई साहब लाइट आता है, जिसके कारण उस लाइट के कारण यानी प्रकाश के कारण ए से, यानी जो प्लेट ए है इससे इलेक्ट्रॉन निकलता है और परिपथ को पूर्ण करता है। मतलब प्रकाश के प्रभाव से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होता है, यह प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। लेनार्ड का प्रयोग पिछले लेक्चर में ही हमने करा दिया था। तो फिलहाल यदि क्वेश्चन आ जाए प्रकाश विद्युत प्रभाव, तो जब किसी धातु की सतह पर उपयुक्त आवृत्ति का विकिरण आपतित होता है तो उस सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस परिघटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। आप सबको पता होगा बच्चों कि कोई भी धातु है, धातु की एक निश्चित क्षमता होगी कि भाई साहब इससे कम आवृत्ति पर हम इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं करेंगे। तो जिससे कम यानी एक लिमिट है, जिससे कम
आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा वो उसकी धातु की देहली आवृत्ति कहला जाएगी। यानी देहली आवृत्ति एक लिमिट है, एक सीमा है। जैसे मैं कह रहा हूं कि मैं कहीं जा रहा हूं कुछ काम करने, तो मैंने बोल दिया मेरा बेस प्राइस 300 रुपए है, 300 से कम में मैं काम नहीं करूंगा। ऐसे धातु का एक लिमिट है कि भाई इससे कम आवृत्ति होने पर हम इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होने देंगे। यानी प्रकाश कण जो आपतित हो रही है उसकी एक निश्चित आवृत्ति होनी चाहिए, उससे कम आवृत्ति होने पर बच्चों हम इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं करेंगे। अब बोलोगे सर ये आवृत्ति क्या है? बच्चों आवृत्ति क्या है? प्रकाश किरण जो है तरंग के रूप में कंपन करते हुए आगे की ओर चलती हैं, तो एक सेकंड में कितने बार कंपन करती है उसकी आवृत्ति कहलाती है। तो हर एक प्रकाश किरण की आप कुछ न कुछ आवृत्ति होती है, लेकिन धातु का एक शर्त है कि इससे कम आवृत्ति पर हम इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं करेंगे, उस आवृत्ति को हम देहली आवृत्ति कहते हैं। तो प्यारे बच्चों ये जो देहली आवृत्ति है, इससे जब ज्यादा मतलब देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति हो, है ना, जो प्रकाश किरण आपतित होती है उसकी जो आवृत्ति है देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति हो तभी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, ध्यान रखना। अब जैसे बच्चों यहां पर प्रयोग किया गया, मिलिकन ने प्रयोग किया कि जैसे लाइट सोर्स मतलब जहां से लाइट प्राप्त होता है, इसकी दूरी हम बढ़ा दें, इसकी दूरी हम बढ़ा दें, इसकी दूरी हम बढ़ा दें। जब दूरी बढ़ाते हैं तो धारा के मान में परिवर्तन हो जाता है, यानी प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन होता है। तब उन्होंने कहा दूरी का बढ़ाने का मतलब तीव्रता। बच्चों जैसे आप लोगों को मैं आपको बता देता हूं कि एक जगह आग जल रहा है, अत्यंत पास में बैठे तेज आपको मतलब उसका लॉ जो है आपको तेज लगेगा, ज्यादा लगेगा। थोड़ी और दूरी जाएंगे और कम लगेगा, जैसे जैसे दूरी जाते जाएंगे कम होता जाएगा। तो इन्होंने ऐसा प्रयोग किया कि जैसे जैसे इसकी दूरी को हम बढ़ा दें थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए हम प्रयोग कर रहे हैं तो भाई प्रकाश जो स्रोत है उसकी दूरी को हम बढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने प्रकाश के स्रोत की दूरियों को बढ़ाया, मतलब उसकी प्रकाश की तीव्रता में थोड़ा सा परिवर्तन किया। देखो जो तीव्रता और आवृत्ति में डिफरेंस है। आवृत्ति मतलब कैसे कंपन करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है, तीव्रता मतलब उसका प्रभाव कितना है। जैसे आप लोग आग के जितना पास में जाओगे उतना ही उसका लौ आपके शरीर में गर्माहट महसूस कराएगा, लेकिन बच्चों जितना दूर जाओगे उतना ही कम गर्माहट लगेगा, मतलब शरीर में गर्मी कम उत्पन्न होगी। तो ऐसे ही भाई प्रकाश के स्रोत जो है यदि नजदीक में है तो तीव्रता उसकी अधिक होगी, स्रोत दूर हो गया तीव्रता अलग हो गया। तो जैसे जैसे तीव्रता बताया गया वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन पाया गया। कैसे पुष्टि हुई कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, प्रकाश कण आपतित होती है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, परिपथ पूर्ण होता है, धारा बहती है। लेकिन हमने कहा कि दूरी हमने बढ़ाया तो देखा भाई एम्पियर का मान कम आने लगा, धारा का मान कम आने लगा। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित हो रहा है उनकी संख्या में परिवर्तन हुई। तो पहला निष्कर्ष तो यही निकला बच्चों कि भाई साहब कि हम यदि तीव्रता का मान बदलते हैं तो भाई उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में बदलाव होता है। तो दो नियम आपके कंप्लीट हो गए। देखो नियम की व्याख्या लेनार्ड और मिलिकन के प्रयोग से ही हम देखते हैं, और क्वेश्चन आता है प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, इसके प्रभाव के नियम को बताइए। तो आप लोग भर बताओ, तो भैया भर भर के बता दो कि हर एक धातु की एक निश्चित आवृत्ति होती है, उस आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश कण आपतित होता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होती, उस आवृत्ति को बोलते हैं देहली आवृत्ति। दूसरा हमने बताया बच्चों कि यदि प्रकाश किरण में तीव्रता में परिवर्तन किया जाए तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या में परिवर्तन होता है, यानी जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रकाश की तीव्रता पर बच्चों निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता नहीं करता। हाँ कितनी तेजी से आता है इस पर निर्भर करता है, लेकिन कंपन कैसे कर रहा है उससे निर्भर नहीं करता कि एक सेकेंड में चाहे 25 बार कंपन करे चाहे 30 बार कंपन करे, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सीधा सीधा बच्चों कितनी तीव्रता के साथ आ रहा उससे फर्क पड़ता है। चलो थोड़ा सा यहां पर देखिए बच्चों, है ना, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम की बारे में बात करें तो लेनार्ड और मिलिकन ने अपने प्रयोग परीक्षण के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि किसी धातु की सतह पर प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉन की संख्या, है ना, आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। सीधा सीधा बताया कि जैसे तीव्रता बढ़ेगा बच्चों, तीव्रता बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे उतना ही ज्यादा धारा बहेगी, पुष्टि होता है। दूसरा नंबर, कोई भी धातु है उसके लिए आपतित विकिरण की एक न्यूनतम आवृत्ति होती है जिससे नीचे प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता। मैंने बोला ना कि कोई भी धातु है उसकी एक फिक्स आपतित होने वाले विकिरण की एक आवृत्ति होनी चाहिए, उससे कम आवृत्ति आपतित होगा तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा, उस आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। कई बार एक नंबर में देहली आवृत्ति की परिभाषा पूछी गई है।
उत्सर्जित होने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉन का अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित विकिरण की आवृत्ति पर निर्भर करती है, तीव्रता पर नहीं। अब देखो मैंने बोला कि उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है, कितनी ज्यादा उत्सर्जित हो रही है बच्चों, वो किस पर निर्भर करेगा? वो निर्भर करेगा तीव्रता पर। लेकिन वो गति कितना कर रहा है कंपन करते हुए, ऐसे तीव्रता अलग मैटर होगी ना, कंपन करते हुए ये कंपन गति कितना कर रहा है वो किस पर निर्भर करेगा? उसके कंपन पर निर्भर करेगा। कंपन जितना ज्यादा कंपन होगा मतलब आवृत्ति जितना बार बार होगा, उसकी गतिज ऊर्जा उतनी ही ज्यादा हो जाएगी, है ना। चीजें क्लियर? तो कहने का तात्पर्य उत्सर्जित होने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम जो गतिज ऊर्जा है वो आपतित विकिरण की आवृत्ति पर निर्भर करती है। चौथा है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन एक तात्क्षणिक प्रक्रिया है। आपतित विकिरण प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के मध्य काल पश्चात अत्यंत अल्प होता है। इसका मतलब काल पश्चात का मतलब क्या हुआ कि सर जैसे ही धातु की सतह पर प्रकाश किरण आपतित होती है तुरंत लगभग 10⁻⁻⁹ सेकेंड, इतना कम 10⁻⁹ मतलब 1/10⁹ इतना कम भाई, 0.000009 बार करो। इतना कम समय में इलेक्ट्रॉन से मतलब प्रकाश किरण बहुत फास्ट क्रिया है ना। आप लोगों को पलक भी नहीं झपकना पड़ेगा और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाएंगे। यानी यहां से प्रकाश किरण आपतित होती है, इतना कम समय लगता है और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाता है तुरंत, बहुत कम समय। तो काल पश्चात बहुत ही कम होता है। प्यारे बच्चों, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और इसी आधार पर हम बात करेंगे आगे आइंस्टीन का समीकरण। बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा सा बस समय दे दो, 10 मिनट और। चलियो चलो शुरू करते हैं बच्चों आइंस्टीन का समीकरण। आइंस्टीन ने क्या बताया? आइंस्टीन ने यह बताया कि आप लोगों ने अभी ये पढ़ा बच्चों, क्या पढ़ा सर? धातु है, ये धातु है, यहां पे प्रकाश किरण आपतित हो रही है, ठीक, एक निश्चित आवृत्ति की प्रकाश किरण आपतित हो रही है। यहां पे इलेक्ट्रॉन है, इसने ऊर्जा प्राप्त किया और ऊर्जा प्राप्त करने के बाद एक निश्चित गतिज ऊर्जा के साथ वो आगे की ओर चल पड़ा। कुछ समझ में आया? तो आइंस्टीन ने बोले भाई कि प्रकाश किरण जो है उसकी भी एक निश्चित ऊर्जा होती है। फोटॉन का आप लोग आगे पढ़ोगे, है ना, मतलब प्लांक की क्वांटम सिद्धांत के आधार पर आप पढ़ोगे। प्लांक की क्वांटम सिद्धांत के आधार पर क्या होता है कि प्रकाश जो है वो छोटे छोटे पैकेट के रूप में, प्रकाश जो है छोटे छोटे पैकेट के रूप में पाए जाते हैं, है ना। यानी जो प्रकाश किरण आ रही है, पैकेट मतलब बंडल, छोटे छोटे पैकेट मतलब बंडल के रूप में पाए जाते हैं, जिन्हें फोटॉन कहा गया। जिन्हें क्या कहा गया? फोटॉन कहा गया। और जिसकी ऊर्जा E बराबर h न्यू के बराबर, E बराबर h न्यू के बराबर है। ये किसका नियम सर? ये किसका नियम है? प्लांक का नियम, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। अभी इतना आप लोग समझो कि बच्चों प्रकाश किरण यदि आपतित हो रही है तो नजर तो ऐसी आ रही कि एक किरण के रूप में आ रही है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि प्रकाश किरण छोटे छोटे कणों, भाई आगे पढ़ोगे, कण प्रकृति तरंग प्रकृति, डी ब्रॉगली ने क्या बताया? तरंग प्रकृति कण प्रकृति दोनों पाई जाती है, द्वितीय प्रकृति। तो प्रकाश जो है बच्चों एक निश्चित आवृत्ति के साथ कंपन करते हुए आगे की ओर बढ़ती है। जैसे मैं बात कर रहा हूं, प्रकाश किरण बच्चों यहां पे जैसे यहां से आना शुरू की और ऐसे ऐसे कंपन करते हुए ऐसे ऐसे प्रकाश किरण यहां पर पहुंचते बच्चों। अब ये जो प्रकाश किरण है ये माना गया, प्लांक ने बोला कि ऐसे नहीं होता, ये छोटे 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 बहुत बहुत छोटे पैकेट के रूप में पाया जाता है। और छोटे छोटे कणों का समूह है, वो समूह आगे की ओर चलता है, जैसे चींटियों का समूह
झुंड के साथ आगे बढ़ता। तो कणों का समूह और एक छोटा सा जो समूह है उसको बोला गया फोटान। फोटान की ऊर्जा E बराबर एच न्यू होती है और यही फोटान जब धातु की सतह पर आपतित होता है तो आइंस्टीन साहब ने बताया कि ये दो प्रकार से ऊर्जा खपत करता है। एक जो पहला इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है उसके लिए, और दूसरा जो बच्चों इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है उसके लिए। ठीक है, मैं इसको लिख दिया हूं, बाकी ध्यान रखना, आपको चित्र बनाना पड़ेगा, ये सब है ना, ध्यान रखिए बच्चों। अभी आइंस्टीन का समीकरण आप लोग पढ़ोगे। देखो भाई, आइंस्टीन ने सन 1905 की बात है बच्चों, सन 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्लांक की क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की। यानी क्वांटम सिद्धांत को आधार मानते हुए प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश विकिरण ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेट से मिलकर बना होता है। प्रत्येक बंडल को क्वांटा फोटान या है ना, फोटान या क्वांटा कहा जाता है। प्रत्येक फोटान की ऊर्जा E बराबर एच न्यू होती है बच्चों, E बराबर एच न्यू होती है, जहां एच प्लांक नियतांक और न्यू क्या है, विकिरण की आवृत्ति है। न्यू क्या है बच्चों, विकिरण की आवृत्ति है। ठीक, ये चीज क्लियर हुआ। अभी तो ये चीज आप लोगों ने क्या देखा, ये तो प्लांक का सिद्धांत है कि प्लांक ने बताया कि प्रकाश किरण है ना ऐसे एकदम सीधी रेखा नहीं है, बल्कि उसमें छोटे छोटे कणों से मिलकर वो पैकेट बंडल है, और वो बंडल आगे की ओर बढ़ रहा है। एक बंडल दूसरा बंडल तैयार कर देता है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ऐसे करके प्रकाश किरण आगे धीरे धीरे बढ़ती जा रही है ना। उसी को आइंस्टीन ने बताया कि ये जो बंडल है किसी धातु की सतह पर आपतित होती है। मतलब आइंस्टीन ने बताया बच्चों, क्या बताया कि ये जो बंडल है किसी धातु की सतह पर, यानी ये न्यू ऊर्जा की जो आवृत्ति है किसी धातु की सतह पर आपतित होती है। तो जब धातु की सतह पर आपतित होती है प्यारे बच्चों, तो क्या होती है कि दो प्रकार से ऊर्जा को खपत करती है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से ऊर्जा को खपत करती है। एक बच्चों एच न्यू बोला गया। एच न्यू का मतलब क्या हो गया? एच न्यू का मतलब है ऊर्जा। दो प्रकार से खपत होगी, वो कौन कौन से बच्चों? एक तो आपका धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ठीक। यहां पे बच्चों प्रकाश किरण आ रही है, यहां से चली ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन पर बच्चों, इलेक्ट्रॉन पर, यहां पे इलेक्ट्रॉन है ऋणावेशित है। पहला जो ऊर्जा बच्चों, पहला जो एनर्जी है उसके कार्यफलन। कार्यफलन किसे कहते हैं सर? कार्यफलन किसे कहते हैं? धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, इलेक्ट्रॉन को निकालना है बच्चों, इलेक्ट्रॉन को निकालना है 1/2 mv², भी मैक्सिमम। इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो कितना ऊर्जा लग रहा है वो उसका कार्यफलन कहलाएगा, ठीक। तो उन्होंने बताया कि जब प्रकाश किरण E बराबर एच न्यू किसी धातु की सतह पर आपतित होती है, दो प्रकार से खर्च होती है बच्चों। एक तो ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए, जिसे धातु का कार्यफलन कहते हैं, और शेष भाग इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करने में, यानी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में व्यय हो जाता है, ठीक। इतना याद रखेंगे आप लोग, किसी कोई प्रॉब्लम? ठीक है। यदि प्यारे बच्चों, यदि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन इसका उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल m तथा वेग मैक्सिमम भी मैक्सिमम हो तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होगा? 1/2 सर mv² होता है मैक्सिमम,
1/2 mv²। ठीक, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि जितना ऊर्जा आया है उतना ऊर्जा जाएगा। मतलब एच न्यू बराबर जो होगा एच न्यू जो बराबर होगा बच्चों, एक तो कार्यफलन और दूसरा गतिज ऊर्जा, यानी भी मैक्सिमम भी कर दो या v², गतिज ऊर्जा के योग के बराबर हो। यही तो हो सकता है, ठीक है, या भी मैक्सिमम कर दो। ये लो, इतना आप लोगों को ठीक है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से। मतलब आपतित फोटान की जो ऊर्जा है वो धातु के कार्यफलन और इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा के योगफल के बराबर होगा। मैंने यहां पर एक हिंदी नहीं लिखा है, आप लोग परेशान नहीं होना। ये तो कह दो सर आपने हिंदी नहीं लिखा इसलिए गड़बड़ है, ऐसा नहीं, ठीक है। चलो, या बच्चों देखिएगा, थोड़ा सा पक्षांतर करूंगा, आप लोग परेशान मत होना। या आप लोग 1/2 mv, तो फाई इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। मतलब 1/2 mv² बराबर कितना हो जाएगा आपका, एच न्यू रहेगा ही रहेगा -φ0। ठीक, अब यदि बच्चों मान लीजिए कि प्रकाश की किरण की आवृत्ति जो है देहली आवृत्ति के बराबर हो, देहली आवृत्ति से ज्यादा ना हो, तो क्या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा? नहीं होगा। जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा तो क्या गतिज ऊर्जा होगी? नहीं होगी। सिंपल है, यानी आपतित फोटान की आवृत्ति देहली आवृत्ति के बराबर हो। क्या हो बच्चों? यदि आपतित फोटान की आवृत्ति, आपतित फोटान की आवृत्ति, जो आपतित फोटान की आवृत्ति है बच्चों वो म्यू है ना। आपतित फोटान की आवृत्ति धातु के देहली आवृत्ति के, देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति μ0 के बराबर हो तो भी मैक्सिमम वेग होगा क्या कुछ? भी जब शून्य होगा, जब भी शून्य होगा तो प्यारे बच्चों 1/2 mv² भी क्या होगा? ये शून्य। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में ये कहा गया कि भाई ये जो है इसका मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। और एच न्यू की जगह आप μ0 कर दो -φ। अब φ0 को इधर ले आओ बच्चों, तो φ0 बराबर h μ0 हो जाएगा। फिर से आप क्या करोगे सर? फिर से हम समीकरण समीकरण 1 से φ0 का मान रखेंगे 1/2 mv² मैक्सिमम। मैक्सिमम बच्चों यहां पर h न्यू हो जाएगा और ये h μ0, φ0 का मान हो जाएगा h μ0। अब ये 1/2 mv², यहां पे मैक्सिमम बच्चों, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, h कॉमन आ रहा है, तो यहां पे हो जाएगा μ0। ठीक, और इसको आप दे दो समीकरण 2। समीकरण 2 दे दो बच्चों। यहां से आप इसको पक्षांतर भी कर सकते हो, दूसरा समीकरण तैयार कर सकते हो। बाकी आइंस्टीन का समीकरण आ गया। ठीक है बच्चों, आइंस्टीन का समीकरण आ गया। इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आ गई K मैक्सिमम।
काइनेटिक एनर्जी होता है बच्चों, के मैक्सिमम आ गया आपका एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ध्यान रखना बच्चों, सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, यहां से आप निष्कर्ष निकाल लेना कि इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा सीधा सीधा आवृत्ति पर निर्भर करती है, यानी सीधा आवृत्ति के समानुपाती होगी। पहले तो आप लोग सर शुरू में ही तो बता दिए थे कि आइंस्टीन के आधार पर प्रकाश विद्युत, मैंने क्या बताया था, अभी आप देखो, इसके पहले आप देखो, यहां पर देखना बच्चों, यहां पर देखना आप कि भाई प्रकाश विद्युत प्रभाव, यहां पर देखो अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकार के विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होता है। यहां पर देखो गतिज ऊर्जा विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होता है, तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। और यहां पर निष्कर्ष निकला भी कि के का मान न्यू माइनस न्यू नॉट के समानुपाती, सीधा सीधा बच्चों। इस तरीके से आइंस्टीन का समीकरण आप लोग तैयार कर लेना, यदि एग्जाम में आता बच्चों तो आसानी से कर लेना, ठीक है ना। चलो यहीं पे क्लास खत्म करते हैं, और एक्स्ट्रा चीजें नहीं, जितना काम का है उतना मैंने बता दिया। इससे आप कई निष्कर्ष निकाल सकते हो। पहला तो प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या है ना, धातु पर आपतित फोटॉन की संख्या अर्थात विकिरण की तीव्रता पर निर्भर करती है बच्चों। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिएगा नियम आप लोगों से कभी भी पूछा जा सकता है, और हमेशा कहता हूं कि नोट्स जरूर लें, प्रॉपर तैयारी करना है। और नोट्स के लिए एक छोटा सा अमाउंट है भैया, 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है, 9685299149। मेरे नंबर पर व्हाट्सअप करें, जानकारी लें, बढ़िया नोट्स लें, प्रॉपर तैयारी करें। मात्र 100 रुपए चार्ज है और आप लोग बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।